हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, हम वैयक्तिक भिन्नता का टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे, तो उसके हम आगे के क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आज जो भी मेरे भाई बहन नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो भी मैं क्वेश्चन इम्पोर्टेंट वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्त भाइयों को भी शेयर कर दें, क्योंकि यह एग्ज़ाम का टाइम है तो उनको भी लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। 48 क्वेश्चन। मानसिक मंदता के लिए बुद्धि लब्धि की सीमा। फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो आपसे बुद्धि लब्धि के बारे में पूछा जाएगा कि मानसिक मंदता के जो है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, या प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, ठीक है। तो सभी आप लोगों को जो बुद्धि लब्धि से संबंधित हैं सूत्र और इनकी जो सीमाएं उनको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं, मानसिक मंदता के लिए बुद्धि लब्धि की सीमा क्या होती है। तो मतलब कहने का है कि मानसिक रूप से जो मंद बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, ठीक है, उसकी सीमा कितनी आकी गई है। तो वह आकी गई है फ्रेंड्स, मंदता है ना, तो मंदता के लिए 70 आकी गई है, 70, ठीक है। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा वो 70 जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, 85 से 90 के बीच में जो है पिछड़ा बालक होता है फ्रेंड्स, ठीक है, पिछड़ा बालक होता है, ठीक है। और जो 100 से ऊपर अधिक होता है ना, 100 से 110 के बीच में होता है फ्रेंड्स, वह होता है हमारा सामान्य बालक होता है। और 120 से ऊपर जाते हैं, 130 140 होती है, तो वह होता है हमारा प्रतिभाशाली बालक होता है, ठीक है। तो थोड़ी आप लोग इन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में देखो क्या बोला है कि सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। तो फ्रेंड्स, सबसे प्राचीन जो शिक्षण विधि है वह है हमारी, देखिए क्या पाठ्य पुस्तक विधि है क्या, ठीक है, पाठ्य पुस्तक विधि है, या प्रयोगशाला तो हो नहीं सकती, निरीक्षण विधि या व्याख्यान विधि। तो 49 के जो क्वेश्चन जाएगा फ्रेंड्स, सबसे प्राचीन जो विधि है फ्रेंड्स वो हमारी कौन सी विधि है, वो है व्याख्यान विधि, ठीक है। व्याख्यान विधि सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है, ठीक, इसको आप याद रखना, ठीक है। ना तो पाठ्य पुस्तक है और ना ही प्रयोगशाला विधि, तो अभी यह आई निरीक्षण विधि भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन जो विधि है वो है हमारी व्याख्यान विधि, जिसको फ्रेंड्स पहले क्या होता था, जब ऋषि मुनि आश्रम में शिक्षा देते थे तो वे क्या करते थे, है ना, सुनकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है। वह सुनकर शिक्षा ग्रहण करना क्या होता है, व्याख्यान ही विधि कहलाती है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 50 देखिए कि निम्न में से कौन जन्म पश्चात होने वाले मानसिक मंदता के कारण है। तो देखिए, जन्म के पश्चात जब बालक का जन्म हो जाता है, ठीक है, तो जन्म के बाद कौन से ऐसे कारण हैं जो मानसिक मंदता का कारक हैं। तो मानसिक मंदता का कारक क्या, विषाक्त पदार्थ, ठीक है, विकिरण, या लेड विष का प्रयोग, या औषधियों का प्रयोग। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या बोले हैं कि जन्म के पश्चात जब बालक का जन्म हो जाता है तो उसके बाद जो मानसिक मंदता का जो कारण होता है वह होता है फ्रेंड्स लेड विष का प्रयोग, लेड विष प्रयोग, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा लेड विष प्रयोग जाएगा, यही इसके कारण मानसिक मंदता आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 51 पर देखिए, समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसी होती। किसके नियम का क्या बोला है फ्रेंड्स, समानता का नियम बोला है, ठीक है। तो समानता के नियम में जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनके बच्चे होते हैं। तो माता पिता जैसे, या माता पिता से अलग, या फिर कुछ समान। तो देखिए, समानता का बोला गया है, जब समानता का बोला गया है तो माता पिता जैसे होंगे, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह हमारा जाएगा ए पर, माता पिता जैसे, क्योंकि समानता का नियम है तो माता पिता के जैसे ही बालक होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया है। तो जो विभिन्नता है फ्रेंड्स, है ना, उसका जो नियम है वह किसने प्रतिपादित किया है। तो देखिए, क्या डार्विन महोदय ने किया है, सोरेनसन ने किया है, या हैरिसन ने किया है, या पावलोव ने किया। जब फ्रेंड्स चारों ऑप्शन आते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें किस पर करना है, कि विभिन्नता का नियम, क्योंकि लेकिन यदि हमको याद होता है, हम समझ जाते हैं, ठीक है, और हमने उस चीज़ को पढ़ा है तो हमारा डायरेक्ट हम उस क्वेश्चन को उस आंसर को ढूंढते हैं कि ये कहाँ पर है, ठीक है। तो विभिन्नता का जो नियम दिया था फ्रेंड्स वह दिया था हमारे
डार्विन महोदय ने, ठीक है। किसका नियम दिया था? विभिन्नता का नियम दिया था। इनको आप लिखते जाइए कि विभिन्नता के नियम के प्रतिपादक कौन है, ठीक है, इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए 53, माता पिता की लंबाई कम या अधिक होगी तो बच्चे की लंबाई भी कम या अधिक होगी। यह कारक प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्या मूल प्रवृत्तियों के प्रभाव से, या प्रजाति के प्रभाव से, या सामाजिक प्रभाव से, या शारीरिक लक्षणों के प्रभाव से? तो देखिए जो मूल प्रवृत्ति क्या बोल रहा है? वो लंबाई बोल रहा है, कम या अधिक। तो लंबाई कम और अधिक किसकी होती है फ्रेंड्स? शरीर की होती है ना। तो इसलिए जो राइट ऑप्शन जाएगा वह हमारा शारीरिक लक्षणों के प्रभाव से जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा लगाना कि लंबाई पूछ रहे हैं, ठीक है, शरीर की लंबाई, ठीक है, तो उसके हिसाब से शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। देखिए कोई भी व्यवहार जो सामाजिक नियमों या कानून के विरुद्ध बालकों द्वारा किया जाता है वह कहलाता है। देखो बालकों के द्वारा यदि कोई व्यवहार समाज के नियम कानून के विरुद्ध किया जाता है तो वह कहलाता है फ्रेंड अपराध, बाल अपराध, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पिछड़े बालकों के चयन की विधि निम्नांकित में से कौन सी है? तो देखिए कौन सी विधि है जिनसे हम पिछड़े बालकों का चयन करते हैं, ठीक है, हमको समझ में आता है कि ये बालक पिछड़ा है, ठीक। तो क्या मनोवैज्ञानिक विधि, खेल विधि, या निष्पत्ति विधि? तो फ्रेंड्स हमने आप लोगों को पहले भी बताया होगा, शायद क्वेश्चन जो दिए होंगे तो उसमें जो हमने आपको बताया था वह था हमारा कैंसर, ना तो वैज्ञानिक विधि होगी फ्रेंड्स, ना वैज्ञानिक विधि होगी, ना खेल विधि होगी, वह होगी हमारी निष्पत्ति विधि। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा सा पर, निष्पत्ति विधि, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 56, मन स्थापी बालकों में मानसिक हीनता का कौन सा कारण नहीं है? तो देखिए मन स्थापी मतलब होता है फ्रेंड्स मंदबुद्धि, ठीक है। तो मंदबुद्धि बालकों में मानसिक हीनता का कौन सा कारण नहीं है? तो देखिए कौन सा कारण नहीं है बोल रहे हैं, ठीक है। तो वंशानुक्रम नहीं है, धार्मिक आघात, ठीक है, धार्मिक आघात, वंशानुक्रम, या मानसिक आघात, या जन्म के समय आघात। तो मानसिक मंदता का कारण कौन सा नहीं है? तो मन स्थापी बालकों के लिए बोला है, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह जाएगा हमारा धार्मिक आघात, ठीक है। धार्मिक आघात के कारण मन स्थापी में मानसिक हीनता का कारण नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा धार्मिक आघात, क्योंकि वंशानुक्रम है, मानसिक आघात और जन्म के समय आघात, ये मानसिक मंदता के कारण हैं, लेकिन धार्मिक आघात मानसिक मंदता का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कौन सा बाल अपराध है, ठीक है, कौन सा बाल अपराध है? उसमें क्या बोला है, कौन सा बाल अपराध है? तो देखिए यौन अपराध, चुनौती देने की प्रवृत्ति, और धूम्रपान। फ्रेंड्स यह सभी क्या है, बाल अपराध है। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा दा पर, उपयुक्त सभी बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर देखते हैं 58 पर आते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण है। तो देखिए फ्रेंड्स व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या क्या हो सकते हैं, देखना। सबसे पहले वंशानुक्रम का प्रभाव, ठीक है, वंशानुक्रम प्रभाव के कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ठीक है। आयु बुद्धि का प्रभाव भी पड़ता है, और जाति प्रजाति और देश का प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए उपयुक्त इसके आंसर जो होंगे वह सभी होंगे, यह सभी व्यक्तिगत भिन्नता के कारण हैं, ठीक। आप लोग बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता किससे आती है, वंशानुक्रम से आती है, आयु और वृद्धि के कारण आती है, प्रजाति एवं देश के कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता के कारण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं 59। क्योंकि व्यक्ति भिन्नता वो चीज़ है फ्रेंड्स क्योंकि कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दो बालक सभी एक से समान आदतों में, ठीक है, चरित्र निर्माण में, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक किसी भी रूप में वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ उनमें भिन्नताएं अवश्य पाई जाएंगी, चाहे वो जुड़वा बालक ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इसलिए वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है बालक की व्यक्तिगत भिन्नता में, आयु और बुद्धि का प्रभाव भी पड़ता है, और जाति प्रजाति और देश का भी प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रतिभावान बालक की विशेषता के प्रकार। तो देखिए जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी मानसिक
विशेषता क्या होती है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है फ्रेंड्स वह होती है 130 से 140। टर्मन महोदय ने बताया था कि 130 से 140 उनकी बुद्धि लब्धि होती है सबसे पहले। फिर उसके बाद उच्च बुद्धि लब्धि होती है। तो ठीक है, हाँ, उच्च बुद्धि लब्धि प्रतिभाशाली बालक की उच्च बुद्धि लब्धि होती है, नेतृत्व की उसमें क्षमता होती है और अध्ययन की योग्यता भी रखता है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो जाएगा वह जाएगा हमारा दा पर। ठीक, चलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार। तो देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं वह दो प्रकार की होती है फ्रेंड्स। व्यक्तिगत भिन्नताएं एक होती है हमारी आंतरिक और दूसरी होती है हमारी बाह्य। ठीक है, आंतरिक भिन्नताएं वो कहलाती हैं फ्रेंड्स जो हम अमूर्त होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या हमारे गुणों को देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। ठीक है, क्या हमारे मस्तिष्क में चल क्या रहा है देखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। ठीक है, कोई भी आंक नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति ऐसे ही आंक नहीं सकता है। ठीक, माप नहीं सकता हमारी आंतरिक भिन्नता को। लेकिन बाह्य जो भिन्नता है फ्रेंड्स वह हमारी शारीरिक रूप से, रंग रूप, शरीर के आधार पर ली जाती है, इसलिए बाह्य भिन्नता को लोग माप सकते हैं। ठीक, तो ये इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स हमारा आ और बा दोनों होंगे। एक एक कॉन्सेप्ट होंगे फ्रेंड्स आप लोगों के क्लियर, कि आप लोगों के एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल देखते चलिएगा। बिल्कुल एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों के से ही आंसर तुरंत मतलब बदल जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चनों के आंसर, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग पकड़ में रखिएगा, तभी ये बाल विकास के क्वेश्चन बनते हैं। और यदि इन छोटी छोटी चीज़ों को यदि हमने ध्यान से नहीं देखा, डीप नॉलेज में हम नहीं गए, तो ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं 61। वे बालक जो सामाजिक भावनात्मक, देखिए सामाजिक भावनात्मक बौद्धिक शैक्षिक या सभी पक्षों में औसत बालकों से भिन्न होते हैं, ठीक है ना, तथा सामान्य विद्यालयी कार्यक्रम में उनके लिए पर्याप्त नहीं होता, वे कहलाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो वे बालक जो होते हैं ना, सामाजिक भावनात्मक बौद्धिक शैक्षिक या सभी का पक्षों में औसत बालकों से कैसे होते हैं? औसत बालक, ठीक है, सामान्य बालक होते हैं औसत बालक, ठीक है, उनसे भिन्न होते हैं। ठीक, और सामान्य विद्यालय कार्यक्रम में उनके लिए पर्याप्त नहीं है। जो सामान्य विद्यालय कार्यक्रम उनके लिए पर्याप्त नहीं है वह क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? क्या असामान्य बालक कहलाते हैं। ठीक, असमान बालक कहलाते हैं, शैतान बालक कहलाते हैं, अपराधी बालक कहलाते हैं, या विकलांग बालक कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर जो जाएगा वह जाएगा ए पर, क्योंकि वो बालक कैसे कहलाते हैं? असामान्य बालक कहलाते हैं। ठीक है, इन असामान्य बालक कहलाते हैं क्योंकि सामान्य बालकों से औसत में भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, यह फ्रेंड्स असामान्य बालक वो भी हो सकते हैं कि जो विशिष्ट बालकों में आते हैं, ठीक है ना, तो यह वह भी हो सकते हैं। विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं फ्रेंड्स? जैसे विशिष्ट बालकों में आते हैं हमारे विकलांग बालक आते हैं विशिष्ट बालकों में, ठीक है ना, सृजनात्मक बालक आते हैं और प्रतिभाशाली बालक आते हैं। ये सभी किस में आते हैं? विशिष्ट बालकों में आते हैं, क्योंकि इनको विशिष्ट एक्स्ट्रा इनको नॉलेज की आवश्यकता होती है, एक्स्ट्रा समय की इनको आवश्यकता होती है, क्योंकि सामान्य से या तो अधिक होते हैं या सामान्य बालकों से कम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बालक का वह गुण जिससे किसी नई वस्तु का निर्माण किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नई वस्तु का निर्माण हो रहा है, ठीक है, बालक का वह गुण जिससे किसी नई वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाता है। तो जब हम नई वस्तु का निर्माण करते हैं तो हमारा जो राइट ऑप्शन, बिल्कुल क्वेश्चनों को, शब्दों को पकड़ो, नई वस्तु का निर्माण करना मतलब सृजन करना, तो वह कौन सा बालक कहलाएगा? सृजनात्मक बालक कहलाएगा। ठीक है, तो सृजनात्मक बालक फ्रेंड रचनात्मक दृष्टि से मतलब अच्छे रहते हैं, उन्हीं को सृजनात्मक बालक कहा जाता है, जो रचनात्मक दृष्टि में अच्छे हों। तो रचनात्मक दृष्टि का मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि चित्रकारी हो गई यही रचनात्मक है, नहीं, वो बालक सोचने में भी बहुत अच्छे होते हैं, प्रतिभाशाली बालक से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं रचनात्मक बालक। ठीक है, उनमें सोचने समझने की शक्ति भी बहुत अच्छी होती है, वो इतने क्रिएटिविटी होते हैं कि मतलब हर जो समस्या को वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यह बालक प्रतिभाशाली बालकों से भी अच्छे माने जाते हैं, जो होते हैं सृजनात्मक बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, अभिक्रमित
स्वास्थ्य विधि के जनक। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको देखिए, अभिक्रमित स्वास्थ्य विधि के जनक। तो अभिक्रमित स्वास्थ्य विधि के जो जनक होते हैं फ्रेंड्स, वह हैं हमारे BF स्किनर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, अभिक्रमित स्वास्थ्य विधि के जनक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि। तो जो वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि वह कौन सी होगी? तो फ्रेंड्स, वैज्ञानिक विधि पर जो आधारित विधि होगी फ्रेंड्स, वह होगी हमारी प्रयोजना विधि। ठीक है, प्रयोजना विधि होगी, निगमन विधि भी नहीं होगी, क्योंकि निगमन में पहले नियम दिए जाते। व्याख्यान विधि भी बिल्कुल भी नहीं होगी, वैज्ञानिक विधि। ठीक है, और संश्लेषण विधि भी नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होगी? प्रयोजना विधि। चलिए देखते हैं, मनोस्नायु विकृति का लक्षण है। तो मनोस्नायु विकृति का लक्षण है, या कहते हैं मानसिक विकृति का लक्षण क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा फ्रेंड्स, वह जाएगा, देखिए उसके, अगर किसी का मानसिक स्वास्थ्य खराब है, ठीक है, तो उसकी विकृति कौन कौन से लक्षण होते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, भय भी लगता है, ठीक है, उसको चिंता भी हो, और संघर्ष, तीनों जो हैं वह मनोस्नायु विकृति के लक्षण है। तो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स, वह जाएगा दापर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से देखिएगा, पिछड़ेपन का कारण, तो पिछड़ेपन का कारण फ्रेंड्स पारिवारिक भी हो सकता है। ठीक है ना, शारीरिक दोष भी के कारण भी बालक पिछड़ सकता है। ठीक है, क्लास में बालक पिछड़ सकता है शारीरिक दोष के कारण भी। पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे परिवार की हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, परिवार में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। ठीक है, माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो इसके कारण भी बालक पिछड़ जाता है। वह ठीक है, पलायनशीलता, ठीक, तो किसी चीज़ से वह डरता है, भागता है स्कूल से, तो पलायनशीलता भी पिछड़ेपन का कारण हो सकती है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा दा पर, उपयुक्त तो सभी। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा डीप में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी आप बाल विकास का कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने बैठें, तब इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, उसको थोड़ा सा अपनी जगह पर रख लीजिएगा कि हम स्कूल में रहते थे, पढ़ते थे, तो क्या करते थे। ठीक है ना, थोड़ा सा इस टाइप से भी आप यदि आप रखेंगे अपने आप को, तब भी आपके क्वेश्चन ये मान के चलो कि 50% बनने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अध्यापकों के अनुसार छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के तत्व। तो देखिए, अध्यापक हैं, ठीक, एक शिक्षक है, उसके अनुसार बालक के मानसिक जो स्वास्थ्य होता है उसके तत्व क्या क्या होते हैं। तो देखिए, पाठ्यक्रम का अनुकूल ना होना। ठीक है, तो यदि पाठ्यक्रम का अनुकूल नहीं होगा तो मानसिक स्वास्थ्य बालक का वैसे ही दिमाग खराब रहेगा कि यार इससे बनता नहीं है और यही मेरे पाठ्यक्रम में है। ठीक है ना, तो बच्चा क्या करेंगे? पलायन करेंगे, तो बच्चा पिछड़ा जाएगा मानसिक रूप से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भीड़ भरी कक्षाएं। भीड़ भरी कक्षाएं मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक, तो बालक अच्छे से पढ़ नहीं पाता है। बालक अपना जो क्वेश्चन है, जो भी चीज़ पूछना होता है टीचर को, वह ठीक तरीके से पूछ नहीं पाता, क्योंकि भीड़ भरी कक्षाओं में बहुत ज़्यादा शोर भी होता है। ठीक, और टीचर सब पर एक जैसा ध्यान दे नहीं पाता। ठीक है ना, और नेक्स्ट देखिए, असंतोषजनक परिस्थितियाँ, और असंतोषजनक परिस्थितियाँ क्लास की, टीचर की व्यवहार। ठीक है, तो यह सब चीज़ें जो हैं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के तत्व हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रमुख क्षेत्र क्या क्या हैं? किन क्षेत्रों में बालक की भिन्नताएं समझ में आती हैं? ठीक, तो देखिए, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा भी बालक की भिन्नता समझ में आती है। अभिरुचि, अलग अलग रुचियां होती हैं, सबकी एक रुचि नहीं होती। और सबका जो व्यक्तित्व होता है फ्रेंड्स, वह भी एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग व्यक्तित्व होता है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा दा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, वंशानुक्रम के कारण बालक में भिन्नता होती है। ठीक, पता है होती है, वंशानुक्रम के कारण बालक में भिन्नता। रचनात्मक कारण, देखिए, रचनात्मक, मानसिक या सामाजिक या शारीरिक। तो वंशानुक्रम के कारण फ्रेंड्स बालकों में जो भिन्नता पाई जाती है वह पाई जाती है शारीरिक भिन्नता। ठीक है, शारीरिक भिन्नता, क्योंकि शारीरिक भिन्नता के कारण देखो हर बालक समान नहीं होता, सबका चेहरा, कलर, रंग रूप सब अलग होता है ना, तो वंशानुक्रम के कारण ही ये भिन्नता पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। और भिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे रचनात्मक भिन्नता है फ्रेंड्स, रचनात्मक भिन्नता है, मानसिक भिन्नता, ठीक है, और सामाजिक भिन्नता। ठीक है, यह तो क्या होती है? अर्जित की जा सकती है ना, समाज में आके जन्म के बाद अर्जित की जा सकती है। लेकिन वंशानुक्रम के कारण जो भिन्नता होती है वह भिन्नता होती है हमारी शारीरिक भिन्नता। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वंशानुक्रम में रासायनिक वाहक है, वंशानुक्रम में जो क्या है रासायनिक वाहक जो होता है वह क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा, वह होता है DNA। ठीक है, वह क्या होता है DNA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। योजना विधि के जनक, योजना विधि के जो जनक है फ्रेंड्स वह हम डायरेक्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स अब। ठीक है, योजना विधि के जनक जो है वो कौन है, वो है हमारे किलपैट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किलपैट्रिक किस देश के थे, तो किलपैट्रिक जो थे फ्रेंड्स वह कहाँ के थे, वह थे हमारे अमेरिका के। ठीक है, एक मिनट, वह थे कहाँ के, अमेरिका के थे। ठीक है, जिसे इससे याद रखना फ्रेंड्स, बहुत सारे जो है जनक और शिक्षा शास्त्री हुए हैं अलग अलग, रूस के, अमेरिका के, जैसे थांडाइक हैं अमेरिका के हैं, है ना। इन सबको हमें याद करके रखना है कि ये कहाँ कहाँ के निवासी थे, तो इन पर भी आप लोग थोड़ा काम कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। और यदि आप लोग कमेंट्स करेंगे तो हम आप लोगों को इस पर वीडियो बना देंगे कि कौन से जो हैं शिक्षा शास्त्री कहाँ के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रयोजना विधि का आविष्कार किस वर्ष हुआ था, तो फ्रेंड जो प्रयोजना विधि है उसका आविष्कार किस वर्ष हुआ था, तो उसका आविष्कार जो हुआ था फ्रेंड्स वह हुआ था 1918 में। कब हुआ था, 1918 में प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। योजना विधि को शिक्षण विधि के रूप में प्रतिपादित किया, तो योजना विधि को जो है शिक्षण विधि के रूप में प्रतिपादित जो किया था वह किया था जॉन डीवी ने। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स बिल्कुल मुंह पे रखे होने चाहिए कि योजना विधि को शिक्षण विधि के रूप में प्रतिपादित किसने किया था, तो जॉन डीवी ने किया था। प्रयोजना विधि का आविष्कार किस वर्ष हुआ था, तो 1918 में हुआ था। ठीक है ना, तो ये चीज़ें कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल मुंह पे होने चाहिए। हमें ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत नहीं है, हम मुंह पे रखे होने चाहिए आंसर क्वेश्चनों के। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जो, देखिए सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी होती है, विद्यालय पर आधारित हो, विद्यार्थी पर आधारित हो, समाज पर आधारित हो। तो देखिए सबसे अच्छी जो शिक्षण विधि होती है फ्रेंड्स वह होती है जो विद्यार्थी पर आधारित हो। ठीक है, ना तो विद्यालय पे और ना ही समाज पर, समाज का कोई काम नहीं है स्कूल में, है ना। विद्यालय शिक्षण विधि, विद्यालय का क्या करेगा, हमें तो बालक को पढ़ाना है ना, बालक को आगे बढ़ाना है, तो किस पर आधारित होना चाहिए, बालक पर आधारित होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए योजना विधि के दोष, तो हमने योजना विधि पढ़ी अभी, है ना, इसके योजना विधि पढ़ी, तो अब इसके दोष भी देख लेते हैं क्या उसके दोष होते हैं। तो देखिए योजना विधि के जो दोष होते हैं फ्रेंड्स, योजना सही नहीं बन पाती, ऐसा कुछ नहीं है, जब योजना बनाएंगे तो सही ही बनाएंगे। ठीक है ना, तो इसका जो योजना ये नहीं हो सकती क्योंकि योजना विधि के सही नहीं बन पाती, कोई बात है। ठीक, उचित नेतृत्व नहीं मिल पाता, हाँ ये हो सकता है कि भाई उचित नेतृत्व नहीं मिल पाता। ठीक है, उचित नेतृत्व नहीं मिल पाता, खर्चीली होती है, योजना को लागू नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है फ्रेंड्स वह होता है, देखिए क्योंकि हम योजना बनाएंगे, जब योजना बनाएंगे तो उचित नेतृत्व भी करेंगे, योजना को लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब हम बनाएंगे तो योजना को लागू करेंगे, तो ये नहीं हो सकती, यह हो सकती कि कोई योजना विधि जो होती है वह होती है अधिक खर्चीली होती है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा सा पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। करके सीखने पर आधारित, देखिए करके सीखने पर कौन सी विधि है कि जो करके सीखी जाती है। ठीक, तो करके सीखने में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए निरीक्षण तो का अपन किया जा सकता है, निरीक्षण तो करते हैं। ठीक है, समस्या समाधान ये भी करके नहीं, वाद विवाद भी करके नहीं, करके किस विधि से सीखा जाता है, प्रयोजना विधि से सीखा जाता है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा सा पर, प्रयोजना विधि के द्वारा ही करके सीखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करने का आधार है, अधिगम जो है, ठीक है, हमें सीखना है तो अधिगम के आधार पर हम परिस्थितियों का निर्माण करने का आधार क्या है, देखिए क्या शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण विधियां या शैक्षिक मूल्य या लक्ष्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा फ्रेंड्स शिक्षण विधियां। अधिगम, क्योंकि अधिगम परिस्थिति हम कैसे उत्पन्न करेंगे, हम शिक्षण विधियों के द्वारा उत्पन्न करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल चिंदी सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। कि किंडरगार्टन पद्धति का संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड्स किंडरगार्टन जो सब पद्धति है इसके जो जनक हैं वह है फ्रॉवेल। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा, वह जाएगा दापर, फ्रॉवेल। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी विधि बनाई थी, ठीक है ना, और फ्रॉवेल ने क्या है, किंडरगार्टन विधि बनाई। ठीक है, इसको चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि में देखिए, प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी देखकर सीखते हैं, विद्यार्थी करके सीखते हैं। प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो देखेंगे क्यों? ठीक है, तो यह ऑप्शन कैसा होगा, गलत होगा। जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो देखना कैसा, बना ही रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थी करके सीखते हैं, हाँ ये हो सकता है कि करके सीखते हैं, प्रोजेक्ट में किए जाता है। विद्यार्थी अनुभव द्वारा सीखते हैं, तो ये भी हो सकता है। और उपयुक्त सभी, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह जाएगा हमारा दापर जाएगा। ठीक है, वह जाएगा दापर। तो देखिए प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी देख कर सीखते हैं, हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि देख कर क्योंकि सीखते हैं, क्योंकि हम दूसरे का देख लेते हैं। बहुत से बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो दूसरे का देखकर हम स्वयं करके हम सीख लेते हैं। विद्यार्थी करके सीखते हैं और अनुभव द्वारा भी सीख जाते हैं। तो राइट ऑप्शन जाएगा हमारा दा। देखिए प्रोजेक्ट विधि किसके लिए अधिक उपयोगी है? तो देखिए प्रोजेक्ट जो विधि होती है फ्रेंड्स वह किसके लिए उपयोगी? वैसे तो प्रोजेक्ट विधि होती है वह सबके लिए ही उपयोगी होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट में लेकिन टाइम भी बहुत लगता है ना। तो जो प्रोजेक्ट विधि होती है वह होती है, देखिए प्राथमिक कक्षाओं के छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक कक्षाओं के लिए होती है प्रोजेक्ट विधि, और माध्यमिक कक्षाओं के लिए होती है। ठीक है, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए नहीं होती, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो जानते नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा आ और बा दोनों पर। ठीक है, आ और बा, क्योंकि प्राथमिक और माध्यमिक दोनों के लिए उपयोगी है प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र चिंतन का विकास नहीं है। स्वतंत्र चिंतन मतलब बालक स्वतंत्र रूप से चिंतन नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखिए संश्लेषण विधि जो होती है फ्रेंड्स, संश्लेषण विधि में क्या होता है, पहले पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं। ठीक है, संश्लेषण विधि में, और निगमन जो विधि होती है फ्रेंड्स, नियम भी बताए जाते हैं निगमन विधि में। ठीक है, पहले नियम बताए जाते हैं और फिर इनका हल निकाला जाता है। ठीक है, और विचार विमर्श की विधि भी है। ठीक, तो क्या पूछ रहे हैं कि स्वतंत्र चिंतन नहीं किया जा सकता, क्योंकि संश्लेषण विधि में भी आप स्वतंत्र चिंतन कर सकते हैं, निगमन में कर सकते हैं और विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन व्याख्यान विधि में आप स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर व्याख्या कर रहा होता है और आप सुन रहे होते हैं, तो आप स्वतंत्र चिंतन नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन है, तो देखिए पूछा है कि अभिक्रमित अनुदेशन क्या है। तो अभिक्रमित अनुदेशन जो है होता है फ्रेंड्स स्वाध्याय की प्रवृत्ति। स्वाध्याय की प्रवृत्ति को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जाएगा दापर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य है। तो अभिक्रमित अनुदेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वह होता है करके सीखने का उद्देश्य, स्वमूल्यांकन का उद्देश्य और स्वगति का उद्देश्य, यह कहलाता है हमारा अभिक्रमित अनुदेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा फ्रेंड्स दापर, उपरोक्त सभी, क्योंकि करके सीखने का उद्देश्य भी अभिक्रमित अनुदेशन का होता है, स्वमूल्यांकन होता है और स्वगति का उद्देश्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे जो व्यक्तिगत भिन्नता के क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, इसको आप लोग सुन लीजिएगा, और जो भी आप लोगों से करने में कठिनाई हो तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आखिरी चारा क्या है, लर्न करना है, और एग्ज़ाम भी हमारा पास में है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और आप लोग को क्वेश्चनों को पैटर्न अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।